तनु को इस शहर में नौकरी ज्वाइन किए 2 साल होने को थे। माँ बाबा के साथ वह तब से ही फ्रेंड्स कॉलोनी के फ्लैट में रह रही थी। उसकी दुनिया दफ्तर और स्मार्टफोन तक सिमटी हुई थी। कई बार तनु की माँ जयश्री उसे कहती, आसपास वाले लोगों को कभी कभी मिलाकर सोसाइटी की मीटिंग्स में जाया कर, और सब लोग मिलकर सोसाइटी में त्योहार मनाते हैं, उसमें भी हिस्सा लिया कर। तुम तो गाती भी इतना अच्छा हो। ऐसे ऐसे लोग वहाँ गाने को खड़े हो जाते हैं जिनको न सुर का पता है न ताल का। तनु साफ मना कर देती, कहती, मम्मी मेरा अपना फ्रेंड सर्कल है, 1,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ फेसबुक पर हैं। 1 घंटे में मेरी पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स और फोटो पर ढेरों कमेंट आ जाते हैं। जयश्री कहती, वह तो ठीक है, पर जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ भी आना जाना और मिलना जुलना जरूरी है। तनु कहती, मम्मी यह मोबाइल पर भी समाज के ही लोग हैं, जो आपके समाज से बहुत बड़ा है। जयश्री चुप हो जाती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि आज के बच्चों से माँ बाप तर्क में नहीं जीत सकते। पर सुबह उठने के साथ खाते पीते सोते जागते तनु का मोबाइल से चिपके रहना जयश्री को समय की बर्बादी और अपनों से कट जाना लगता था। एक दिन रात को 8 बजे के करीब जब वह तीनों डिनर टेबल पर बैठे थे, तनु के पापा मिस्टर पवन को दिल का दौरा पड़ा। किसी तरह दोनों माँ बेटी मुश्किल से मैनेज करके उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तनु ने जल्दी से सब फेसबुक पर डाल दिया। डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे, तनु इधर से उधर भाग रही थी। फेसबुक पर लगातार दुआओं के कमेंट आ रहे थे, गेट वेल सून, स्पीडी रिकवरी, भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करे, वगैरह वगैरह। आखिर तनु और जयश्री की सारी दुआएं बेकार गई। डॉक्टर्स मुंह लटकाए बाहर आकर कहने लगे, वेरी सॉरी, हम मिस्टर पवन को नहीं बचा सके। तनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक पल में उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। आज तक पापा के कारण उसने कभी किसी जिम्मेदारी को लिया ही नहीं था। नौकरी करना, खाना पीना और मस्ती, यही उसकी ज़िंदगी थी। माँ जयश्री जो सामने बेंच पर बैठी थी सुनकर सन्न रह गई। उसे लगा पूरी दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है। वह तो बैठी भगवान को याद कर रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि हम बस थोड़ी देर में तनु के पापा को घर ले जाएं, उन्हें यहाँ एडमिट ना करना पड़े। ऐसा तो उसकी कल्पना से बाहर था। पर तनु की हालत देखकर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और तनु के साथ डेड बॉडी को घर ले आई। तनु फटाफट बाथरूम में घुसी और यह सैड न्यूज़ फेसबुक पर शेयर कर दी। कुछ उन लोगों को व्हाट्सएप किया जो उसको सबसे पहले बड़े सुंदर सुंदर कमेंट करते थे। माँ जयश्री के कहने पर तनु ने दूर पार के सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया। सब अगले दिन ही आ सकते थे। जो आसपास की 2-4 महिलाएं जयश्री के कारण आई थी, उनमें से रश्मि उठकर गई और अपने घर से चाय और बिस्किट ले आई। जयश्री और तन्नू बिल्कुल भी पी नहीं रही थी। दोनों के आंसू लगातार बह रहे थे। जैसे ही सरोज आंटी ने कहा, थोड़ी सी चाय पी लो, तुम लोगों ने तो डिनर भी नहीं किया। तन्नू को बुरी तरह रुलाई फूट पड़ी। कहने लगी, मम्मी ने आज पापा की पसंद का गाजर का हलवा बनाया था। हलवा खाना तो दूर रहा, पापा के हाथ में तो सूप का चम्मच ही रह गया, वह भी अंदर नहीं गया। किसी तरह सबने समझा बुझाकर थोड़ी सी चाय और एक आध बिस्किट दोनों को खिलाया। अब उन सबको जयश्री ने कहा, तुम सब लोग अब घर जाओ, सुबह आ जाना। एक दो तो जाना ही चाह रही थी। दूसरी दोनों को जयश्री ने थोड़ा जोर देकर कहा तो वो भी सुबह आने की कहकर चली गई। तनु और जयश्री पवन के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी। दोनों चुप थी, अपने अंदर ही अंदर अपने आप से बातें कर रही थी, झगड़ रही थी, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही मोबाइल की टोन बजती तनु फटाक से देखती। उसे लगता जरूर कोई उसके घर का एड्रेस पूछ रहा हो आने के लिए। जब 1 घंटा बीत गया, कोई ऐसा फ़ोन और मैसेज नहीं आया तो उसे लगा सब संस्कार पर आएंगे। अब पूछेंगे तो समय और शमशान घाट का नाम बता दूंगी। फिर मोबाइल की घंटी बजी। उसने इस उम्मीद में फ़ोन देखा कि कोई पूछ रहा होगा कि संस्कार का क्या समय है, किंतु हर बार की तरह वही फेसबुक की भाषा, वेरी सॉरी, वेरी सैड, RIP, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आपको यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, वगैरह वगैरह। सुबह तक फेसबुक पर यही सिलसिला चलता रहा। तनु के आंसू हर मैसेज के बाद और बढ़ जाते थे। उसकी उम्मीद अब बिल्कुल टूट चुकी थी।
माँ जयश्री अपने आप को काबू में रखते हुए उसे सांत्वना दे रही थी। सुबह 8 बजे तक चाचा चाची और उनका बेटा आ गए। साथ ही रात वाली जयश्री की सहेलियां, जिनके साथ वह कभी कभी चाय का कप शेयर कर लेती थी, आ गई। 2-3 मिस्टर पवन के साथी जो पार्क में उनके साथ सैर करते थे, वे भी आ गए। 1-2 घंटे में 2-4 रिश्तेदार भी पहुंच गए, जिनसे जयश्री कभी कभी फ़ोन पर बात कर लिया करती थी, जो तनु को तब बहुत बुरी लगती थी। कहती थी, पता नहीं माँ, तुम ऐसे रिश्तेदारों से इतनी लंबी बात कैसे कर लेती हो, जिनसे हमारी नेचर ही नहीं मिलती, या जो हमेशा बस क्रिटिसाइज़ करना ही जानते हैं, या ऐसे रिश्तेदार जिनको हमसे जेलसी है कि मैं इतनी जल्दी इतनी अच्छी सेटल कैसे हो गई, इतनी अच्छी नौकरी में। माँ जयश्री तब तनु को कहती थी, बेटा, रिश्तेदार रिश्तेदार ही होते हैं, जैसे भी हो, वह हर सुख दुख में मन से या बेमन से आएंगे ही। तनु को तब लगता था यह पुराने ज़माने की सोच है। ये लोग आज की इंटरनेट की दुनिया और सोशल मीडिया को क्या जाने, जहाँ सैकड़ों मिनटों में हजारों लोगों से आप जुड़ जाते हो, वह भी आपकी पसंद के। जयश्री से पूछ पूछ कर तनु की चाची सब तैयारी कर रही थी। उन्होंने मिस्टर पवन के कपड़े निकाले जो उनको पहनाने थे, उनको नहलाने की तैयारी करी। घर में गंगाजल नहीं था, चुपचाप पड़ोस से गंगाजल ले आई। यह वही चाची थी जो तन्नू को एक आंख नहीं सुहाती थी। कहती थी, क्या अनपढ़ सी छोटे शहर की, बिल्कुल बोलना नहीं आता। आज वही सब संभाल रही थी। जैसे तैसे संस्कार कर आए। लोग चौथे का पूछकर विदा हो गए। चाची जी जयश्री से बोली, भाभी जी जाओ नहा लो। फिर तन्नू से नहाने और कपड़े बदलने को कहा। खाना खिलाया, सर दर्द की गोली दी। कहने लगी, दोनों रजाई में बैठ जाओ, कहीं आप लोगों की तबीयत खराब ना हो जाए। फिर जयश्री से बोली, भाभी जी फूल तो कल ही चुने जाएंगे। तनु के चाचा मोनू, चाची का बेटा और तनु हरिद्वार जाकर फूल प्रवाहित कराएंगे। मैं और आप यहीं रुकते हैं। मोबाइल टोन अब भी लगातार बज रही थी, पर अब तनु को वह बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आत्मा की शांति के लिए तो शब्द ही काफ़ी हैं, लेकिन आत्मा जिस शरीर को छोड़कर जाती है, उसको समेटने के लिए और अपने दुख में आंसू बहाने के लिए कुछ कंधों का होना कितना ज़रूरी है। यह कहानी डॉक्टर अर्चना गर्ग जी के द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।